नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। लखनऊ की महापंचायत में किसानों की हुंकार, कहा लड़ेंगे और जीतेंगे। नवाब मलिक ने जारी की नई तस्वीर, बोले यह तुमने क्या किया वानखेड़े। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से पायलट खुश, कहा फिर से जीत पर फोकस। त्रिपुरा में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप, दिल्ली में प्रदर्शन। और पेटीएम के शेयरों ने निवेशकों को रुलाया, लिस्टिंग के बाद 56,233 करोड़ गिरा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और वो खबर जुड़ी हुई है लखनऊ की किसान महापंचायत। जी हां, चलो लखनऊ का नारा देते हुए आज लाखों किसान लखनऊ के इको गार्डन के मैदान में इकट्ठा हुए और एक तरीके से उन्होंने सरकार को संदेश देने की कोशिश किया कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा या किसी न किसी चीज से किसान चुप बैठ जाएंगे। सब किसानों का एक ही संदेश रहा कि ये आंदोलन जारी रहेगा और किसान कृषि कानून को वापस करने से किसानों की बाकी जो मांगे हैं वो खत्म नहीं हो जाती हैं, बल्कि उन डिमांड्स को और पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। अब आपको बता दें कि ये तमाम जो डिमांड्स हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्यों को लेकर है कि C2 + 50% का जो फॉर्मूला है, जो स्वामीनाथन आयोग कमीशन में जो लिखा गया था उसके हिसाब से उस पर अमल किया जाए और लाभकारी मूल्य किसानों को दिया जाए। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी है उनकी बर्खास्तगी की मांग की गई है, उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है, जो बिजली विधेयक है उसको वापस करने की मांग कही गई है। तो ऐसी तमाम मांगे हैं जो MSP को लेकर 6 डिमांड्स हैं किसानों की और उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार इन्हें नहीं मानेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और दिन की शुरुआत में हमने देखा था कि किस तरीके से सारे किसानों ने एक खुला पत्र, एक ओपन लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है और उनमें भी उसी चिट्ठी में ये सारी बातें कही हैं और उसमें कहा है कि द्विपक्षीय संवाद के बजाय सरकार ने एक तरफा घोषणा को अख्तियार किया, जो कि ठीक नहीं है। किसान इससे बहुत निराश हैं। अब जो राकेश टिकैत हैं, जो उनके नेता, वो आज जमकर उन्होंने इस किसान महापंचायत में वो किसानों पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी भाषा में समझाने में 1 साल लग गया कि कृषि कानून किसान, मजदूर और दुकानदार विरोधी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को बांटने का प्रयास किया और उन्होंने ये भी कहा कि माफी मांगने से किसानों का भला नहीं होगा। और साथ में उन्होंने फिर से जमकर हमला किया और बोला कि सरकार झूठ बोल रही है कि वो कमेटी बना रहे हैं। और साथ में ये भी याद दिलाया कि 2011 में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी को गठित किया गया था, जिसकी एक रिपोर्ट मनमोहन सिंह सरकार को सौंपी गई थी। आज भी वो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में रखी हुई है। कोई कमेटी ना बनाए लेकिन उसी पर अमल करे। और साथ में उन्होंने कहा कि चुनाव में स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थी उनको लागू करने के लिए कहा गया था, लेकिन उस वादे को पूरा नहीं किया गया। फिर जो राकेश टिकैत ने कहा, उन्होंने कहा कि पहले 3 क्विंटल गेहूं बेचने पर 3 तोला सोना मिलता था, लेकिन अब किसान 3 क्विंटल 3 तोला सोना मांग रहा है। यानी कि किसानों की जो डिमांड्स हैं वो बढ़ गई हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनका भी ध्यान सरकार को रखना पड़ेगा। और उन्होंने साथ में ये कहा कि ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि अजय मिश्रा टेनी एक शुगर मिल का उद्घाटन करने जाएंगे और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा सच है तो गन्ना के जो किसान हैं वो शुगर मिल में नहीं बल्कि डीएम के ऑफिस के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और वहां पर अपना गन्ना लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि बातचीत से अगर सरकार कोई हल निकालती है तो ठीक है, वरना चुनाव में हम सबक सिखाकर रहेंगे। साथ में अतुल अंजान, जो कि लेफ्ट के नेता हैं, किसान मोर्चा के लीडर भी हैं, उन्होंने कहा कि केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य से नहीं बल्कि लागत का लाभकारी मूल्य किसान को मिलेगा, अब तभी किसान चुपचाप बैठेगा। उधर योगेंद्र यादव, वो भी वहां पर थे, उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव में एक छोटा सा इंजेक्शन लगाया था और उसमें बीजेपी को सबक मिल गया और अब जब यूपी का बड़ा चुनाव आ रहा है तो अब उन्होंने कृषि कानून को वापस किया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को दान नहीं बल्कि फसल का सही दाम चाहिए। अब 27
नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के लोग एक बार दोबारा मिलेंगे और इस आंदोलन की बड़ी रूपरेखा तय की जाएगी कि इस आंदोलन को आगे कैसे चलाया जाए। लेकिन एक बात साफ है कि इस आंदोलन से, और जो आज की महा किसान पंचायत थी, उसने भले किसानों को सरकार बातचीत के लिए बुलाए या ना बुलाए, लेकिन इन किसानों ने सरकार को संदेश दे दिया है कि वो चुप बैठने वाले नहीं है, वो लड़ेंगे और जीतेंगे। और आज जो मैंने शाम को जो हमारी बेबाक बहस का प्रोग्राम है, उसमें इन सारे किसानों ने कहा कि चाहे मोदी जी की सरकार हो या फिर कोई और आने वाली सरकार हो, जब तक हमारी डिमांड्स मानी नहीं जाएगी, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जो डिमांड्स हैं और उनके अलावा अगर किसानों से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आता है तो हम उस आंदोलन में इसको जोड़ेंगे और आगे की लड़ाई लड़ेंगे। यानी कि राजनीतिक दलों के लिए किसान मुश्किलें पैदा करेंगे। ये नहीं कि केवल मोदी सरकार के लिए, कोई भी सरकार होगी उसके लिए कृषि का मुद्दा अब सर्वप्रथम होगा। और किसानों से कैसे निपटा जाए, मुझे लगता है कि आने वाली सरकार कोई भी होगी या जो मौजूदा सरकारें हैं, उन्हें किसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका निवारण करना ही होगा, वरना सत्ता मुश्किल हो जाएगी और राजनीति करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अब किसान को नजरअंदाज करके कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सरकार ना आगे चल सकती है और ना आगे आने का सपना देख सकती है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के माइनॉरिटीज मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक की, जिनकी जो एक तरीके से जो एक वर्बल डुएल है एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के साथ, वो लगातार चल रही है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक डिफेमेशन का केस भी फाइल किया है समीर वानखेड़े के पिताजी ने, और उसी क्रम में नवाब मलिक रोज समीर वानखेड़े के खिलाफ खुलासे कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने एससी कैटेगरी के अंदर झूठ बोलकर एक जाली सर्टिफिकेट बनाकर उन्होंने नौकरी पाई है और वो हकीकत में मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को हिंदू बताया है। उसी क्रम में नवाब मलिक ने कल रविवार देर रात उन्होंने एक और फोटो पोस्ट किया ट्विटर पर, और उसमें ये दिखाया है उस फोटो में कि समीर वानखेड़े ने, जो मुसलमान समुदाय के जो लोग टोपी पहनते हैं, उस टोपी को वो पहने हुए हैं। वो उनके निकाह की तस्वीर है और उसमें उन्होंने कैप्शन दिया है नवाब मलिक ने, कबूल है, ये क्या किया तुमने समीर दाऊद वानखेड़े। इसके अलावा नवाब मलिक की जो बेटी हैं नीलोफर, उन्होंने भी उनका एक कास्ट सर्टिफिकेट जिसमें कि वो बताया जा रहा है कि वो मुस्लिम है, वो उसको पोस्ट किया है। तो लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नवाब मलिक और उनका परिवार कि समीर वानखेड़े ने सरकार से झूठ बोला है और सिस्टम से झूठ बोला है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें एससी कैटेगरी में नौकरी चाहिए थी। तो हालांकि जो समीर वानखेड़े का परिवार है उसने कहा है कि ये सारे आरोप झूठ है, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई भी होनी है, इस याचिका पर जो डेफेमेशन केस है। और साथ में नीलोफर जो नवाब मलिक की जो बेटी है, उन्होंने एक वेडिंग का जो उनका रिसेप्शन कार्ड है उसको भी पोस्ट किया है, मैरिज का सर्टिफिकेट भी पोस्ट किया है, जिसमें उनके मुसलमान होने के सबूत पाए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जो ये याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में है, इसमें कोर्ट इन चीजों पर संज्ञान कैसे लेता है, क्योंकि ये दस्तावेज झूठे नहीं हो सकते। अभी कुछ ही दिन पहले उनका जो स्कूल एडमिशन सर्टिफिकेट है और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है उसको भी पोस्ट किया था नवाब मलिक ने। अब उनके निकाहनामा की तस्वीर है, उनके निकाह की तस्वीर है, उसके पहले उनका जो जाली सर्टिफिकेट है उसको भी एक्सपोज किया है। तो कोर्ट इन सर्टिफिकेट्स पर किस तरह से संज्ञान लेता है, लेकिन अगर कोर्ट इस पर एक कोई गंभीर संज्ञान लेता है तो समीर वानखेड़े को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। समीर वानखेड़े की जो विश्वसनीयता है वो तो दांव पर लगी हुई है, लेकिन साथ साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विश्वसनीयता भी एक घेरे में आ गई है, खासकर तब से जब से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया, उनको बेल मिल गई और तमाम तरीके के आरोप एनसीबी पर लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने इस जांच एजेंसी का बेजा इस्तेमाल कैसे किया है। तो एक अजीब सी राजनीति इस समय छिड़ी हुई है समीर वानखेड़े को लेकर, और केंद्र और महाविकास आघाड़ी सरकार है उसके बीच में ये राजनीति छिड़ी हुई है, जिसका मोहरा समीर वानखेड़े है। लेकिन समीर वानखेड़े की नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी, ये अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है और सबकी निगाहें टिकी होंगी कि कोर्ट क्या कुछ कहता है। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं राजस्थान कांग्रेस की, जहां पर आपने देखा था कि कल कैबिनेट विस्तार हुआ और जिसमें कि
कुछ लोग सचिन पायलट कैंप के उनको अकोमोडेट किया गया, कुछ अशोक गहलोत के कैंप के लोगों को अकोमोडेट किया गया। इसके पहले हमने ये चीज नहीं देखी थी, जिसके चलते काफी गुटबाजी भी हो रही थी। पिछले साल आपने देखा कि कितना हाई वोल्टेज ड्रामा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हुआ। तो उसके बाद जब अब ये कदम उठाया गया है तो ऐसा लगता है कि जो गुटबाजी की जो राजनीति राजस्थान कांग्रेस में चल रही थी उस पर थोड़ा सा विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट का कैंप और अशोक गहलोत का कैंप अब एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार है। इस कैबिनेट रिशफल के बाद सचिन पायलट ने तमाम न्यूज़पेपर्स को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है ये एक अच्छा संकेत है सरकार के लिए और राज्य के लिए। उन्होंने कहा कि हम बहुत समय से डिमांड कर रहे थे कि दलितों को कैबिनेट में जगह दी जाए, अल्पसंख्यकों को जगह दी जाए, महिलाओं को जगह दी जाए, और सोनिया गांधी जो हाईकमांड है उन्होंने इन सारी बातों को सुना। और जिस तरीके से महिलाओं को कैबिनेट में दर्जा मिला है, उन्होंने कहा है कि अभी हाल में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि 40% टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे, तो ये उसी में उठाया हुआ एक कदम है। साथ में सचिन पायलट ने कहा कि जो कांग्रेस में दो फाड़ की बात की जा रही थी, दो कैंप्स की बात की जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई कांग्रेस में कोई विभाजन नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, और हम सब एक हैं और एकजुट होकर बीजेपी को हराएंगे और बीजेपी को एक्सपोज करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब बहुत जल्द ही जो बोर्ड्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनमें भी अपॉइंटमेंट्स होंगी और ये देखा जाएगा कि सारे जो गुटों के जो लोग हैं, चाहे वो दलित के समुदाय के हों या फिर अल्पसंख्यकों के हों या फिर महिलाओं को हों, सबको जगह उसमें मिलेगी। और साथ में ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक ट्रेंड रहा है कि 5 साल एक सरकार रहती है तो दूसरे 5 साल दूसरी सरकार आ जाती है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रेडिशन है इस पर हम रोक लगाएंगे, यानी कि 2023 में वापस कांग्रेस जीतकर चुनाव लड़ेगी और जीतकर वापस सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव लीडरशिप है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, जिसकी वजह से राजस्थान कांग्रेस आगे चल रही है। और जब उनसे पूछा गया सचिन पायलट से, तो उन्होंने कहा कि मैंने 2013 में भी बहुत मेहनत की थी, उससे ज्यादा मेहनत 2018 में की और 2023 में और 2028 में ये मेहनत मैं करता रहूंगा। तो फिलहाल जो गुटबाजी की जो राजनीति थी उस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो एक लीडरशिप की लड़ाई है कि अब अगली बार जब 2023 में चुनाव है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर सबकी अटकलें लगी रहेंगी। लेकिन फिलहाल गुटबाजी पर विराम तो लग गया है, लेकिन चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि सचिन पायलट ने एक नहीं कई बार इस चीज को उजागर किया है कि उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब 2023 में अभी 2 साल दूर है, अशोक गहलोत की उम्र थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगी, लेकिन क्या कांग्रेस अशोक गहलोत के बिना और सचिन पायलट के चेहरे पर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर क्या राजस्थान का चुनाव जीत सकेगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल राजस्थान की जो बीजेपी है उसमें भी चीजें बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं। वसुंधरा राजे के कैंप में भी काफी गुटबाजी है, तो क्या कांग्रेस राजस्थान में इस चीज का फायदा उठा सकती है? हो सकता है हो भी जाए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसका फायदा क्या राजस्थान कांग्रेस को मिलेगा, और जो एक ऐतिहासिक जो एक पैटर्न है क्या कांग्रेस उसको तोड़ पाएगी, ये देखना होगा। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं त्रिपुरा में हिंसा की। कल रविवार के दिन ये खबर आई थी कि लगभग 7 तृणमूल कांग्रेस के ऐसे लीडर्स थे जिनको कि पूर्वी अगरतला का जो महिला पुलिस स्टेशन है वहां पर उनको चोट लगी है। क्योंकि कुछ हिंसक झड़पें हो गई थी। ये बताया जा रहा है कि बिप्लब देव जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, उनका कोई कार्यक्रम था, उसमें टीएमसी के वर्कर्स वहां पर पहुंचे और उन्होंने उसको डिसरप्ट करने की कोशिश की और इसमें हिंसक झड़पें हुई जिसमें कि लोगों को चोट लगी। अब जो सुष्मिता देव हैं जो टीएमसी की इंचार्ज हैं, उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी अगरतला के लोगों को ब्रूटलाइज कर रही है, उनको चोट पहुंचा रही है, वहां पर लोकतंत्र की कोई जगह नहीं है। लेकिन हमें विश्वास है कि त्रिपुरा के लोगों में कि वो टीएमसी के लिए ही वोट करेंगे। अब आपको बता दें कि 25 नवंबर को त्रिपुरा में सिविक यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस हैं। अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अलावा 12 ऐसी म्यूनिसिपल बॉडीज हैं जहां पर चुनाव है और इसको लेकर बीजेपी और टीएमसी में काफी झड़प नजर आ रही है, काफी प्रतिस्पर्धा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और
आज टीएमसी एमपीज ये सारी घटनाओं को लेकर तमाम करीब 16-17 टीएमसी के एमपी थे जो आज दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के सामने उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। वो चाह रहे थे कि अमित शाह से उन्हें अपॉइंटमेंट मिले ताकि वो अमित शाह से त्रिपुरा में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर शिकायत करे, लेकिन अमित शाह ने उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया। तो ये विरोध प्रदर्शन जारी है। उधर अगरतला में अभिषेक बैनर्जी जो कि टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो वहां पहुंचकर रैली करना चाह रहे थे, तो उन्हें भी रैली की अनुमति नहीं दी गई। यानी कि सिविक इलेक्शंस को लेकर त्रिपुरा में राजनीति काफी गर्मा गई है बीजेपी बनाम टीएमसी। और एक जो कड़वाहट है बंगाल इलेक्शंस की, वो इस समय त्रिपुरा में उतर रही है, त्रिपुरा की सड़कों पर उतर रही है। और ये बताया जा रहा है कि जो 7 टीएमसी वर्कर्स थे उनको ब्रॉड डे लाइट में ईस्ट अगरतला वुमेन पुलिस स्टेशन में वहां पर बीजेपी के कार्डर्स ने उनको मारा पीटा। इस तरीके के जो आरोप हैं वो उन पर लग रहे हैं। अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होनी है कल मंगलवार के दिन, कि उसमें एक याचिका दायर की गई थी कि त्रिपुरा में जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और सिविक इलेक्शंस के पहले, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके पहले कोर्ट ने भी ये कहा था कि जो भी पार्टीज हैं उनको लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में रैली करना, उन्हें कैंपेन करने की इजाज़त देनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके त्रिपुरा पुलिस पर आरोप है कि वो बीजेपी के साथ मिली हुई है, टीएमसी वर्कर्स को मारा जा रहा है। इस तरीके का आरोप तृणमूल कांग्रेस की तरफ से है। तो मुद्दा सिर्फ इतना है कि 25 नवंबर को सिविक इलेक्शंस हैं, म्युनिसिपल बॉडीज में इलेक्शंस हैं, जहां पर एक बहुत ही कंपेटिटिव राजनीति खेली जा रही है। त्रिपुरा में अभी आपने हाल में देखा था किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाना चाह रही है। त्रिपुरा में जो सुष्मिता देव हैं उनको इंचार्ज भी बनाया गया, नए लीडर्स को लाया गया है, वहां पर एक नई जान तृणमूल कांग्रेस फूंकने की कोशिश कर रही है। तो अलग अलग राज्यों में तृणमूल इस समय काफी प्रबल तरीके से काम कर रही है। जैसे गोवा में भी इस समय तृणमूल काफी काम कर रही है, उधर त्रिपुरा में भी अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो 13 सीटों पर जहां पर सिविक इलेक्शंस है वहां पर देखना ये होगा कि तृणमूल कांग्रेस क्या बीजेपी को परास्त कर पाती है या नहीं कर पाती। लेकिन बार बार जो सवाल आ रहा है कि त्रिपुरा पुलिस विप्लव देव की सरकार के साथ काम कर रही है, टीएमसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, रैलीज नहीं करने दी जा रही हैं, तो क्या आप विरोध प्रदर्शन आप दबाएंगे? क्या आप विपक्षी दलों का दमन करेंगे? क्या इस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा? बीजेपी की राजनीति कुछ इसी तरीके की नजर आ रही है। लेकिन यही हमने पैटर्न पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान भी देखा था। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने सत्ता हासिल की और सत्ता पे काबिज हुई। अब देखना यह होगा कि त्रिपुरा के सिविक इलेक्शंस में क्या कुछ होता है। और सिविक इलेक्शंस एक बात का संकेत होंगे कि तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा में कितनी सफल नजर आएगी। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। आखिरी खबर में बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, जहां पर पेमेंट कंपनी पेटीएम ने निवेशकों को बिल्कुल रुला दिया है। और इसलिए रुला दिया है क्योंकि 18,300 करोड़ का आईपीओ लेकर पेटीएम उतरी थी। जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, उसके शेयर्स में लिस्टिंग के दिन से ही जो गिरावट शुरू हुई थी वो गिरावट आज भी जारी है। बताया जा रहा है कि जो शेयर्स की कीमत थी वो इशू प्राइस से 44% कम हो चुकी है और निवेशकों को एक बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को लिस्टिंग हुई थी, 27% गिरावट आई। उसके बाद आज यानी कि सप्ताह के पहले दिन 17% की गिरावट आई है। 2 दिन में इस तरह कंपनी का जो शेयर है वो 44% गिर गया है। अब ये अगर आप डिटेल्स देखें तो निवेशकों को प्रति शेयर 800 रुपए का घाटा हो रहा है। 11:30 बजे पेटीएम शेयर ट्रेंड कर रहा था 1376 रुपए 75 पैसे पे। उधर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में देखें तो कारोबार के दौरान 1350 रुपए 35 पैसे वो गिर गया था। और आगे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो गिरावट का जो एक पैटर्न है ये आगे आने वाले दिनों में भी देख सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पेटीएम की ये गिरावट क्यों दर्ज हुई, सबकी समझ के परे है। और क्या पेटीएम का जो बिजनेस मॉडल है वो लोगों को समझ में नहीं आया। जो पेटीएम के जो मालिक हैं विजय शंकर शर्मा, उन्होंने ये कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पेमेंट कंपनी
प्राइवेट इंश्योरेंस और तमाम जो वेल्थ सर्विसेज हैं उनको लेकर उतरी है। तो शायद ये मॉडल लोगों को समझ में नहीं आया है कि मॉडल का स्केल क्या है, जो उसका बिजनेस मॉडल है ये शायद लोगों को समझ में नहीं आया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आईपीओ की लिस्टिंग में इतनी भारी गिरावट पेटीएम की देखी जा रही है तो या तो लोग पेटीएम से खुश नहीं हैं या फिर पेटीएम का मॉडल लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी आर्थिक व्यवस्था में पेटीएम जैसी कंपनीज का भविष्य आगे क्या होगा, इसको लेकर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। लेकिन फिलहाल पेटीएम ऐसा लग रहा है कि लोगों में कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं कर पा रहा है। अब ऐसे में ये देखना होगा, जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो शेयर्स हैं पेटीएम के ये और भी गिर सकते हैं। तो देखना यह होगा कि निवेशकों को अब और कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल स्टॉक मार्केट में पेटीएम एक ऐसा उदाहरण है जिसको लेकर लोग ये सोचने लगे हैं कि शायद पेटीएम का जो बिजनेस मॉडल है वो लोगों को समझ में नहीं आया है। इस पर फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।